हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जियोलॉजिकल कार्बन साइकिल के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल, और बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल में क्या होता है, वो भी एक साइकिल है जहाँ से कार्बन एटमॉस्फेयर से लेके लिथोस्फेयर में आ जाएगा, बायोस्फीयर में आ जाएगा, फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। मतलब कार्बन की मूवमेंट हो गई थी। यहाँ पर भी कार्बन की मूवमेंट ही होती है, लेकिन ये दो साइकिल जो है बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल, ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इनको जो टाइम लगता है, इनको कंप्लीट होने का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो अलग अलग होता है। मतलब बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल को कंप्लीट होने के लिए शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन की रिक्वायरमेंट होते हैं, लेकिन जियोलॉजिकल कार्बन साइकिल के लिए बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो देखते हैं जियोलॉजिकल कार्बन साइकिल कैसे स्टार्ट होती है। यहाँ पे जो कार्बन है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है वो CO2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जब भी रेनफॉल होता है तब क्या हो जाएगा, ये एटमॉस्फेयर वाला कार्बन मतलब CO2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाएगा ड्यूरिंग द रेनफॉल। ओके, तो क्या होता है, ये जो दो कंपाउंड है कार्बन प्लस H2O, ये जब कंबाइन होते हैं तो वहां से एक न्यू एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, न्यू मॉलिक्यूल बनता है, वो होता है कार्बोनिक एसिड। मतलब H2CO3 का फॉर्मेशन हो जाता है जब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड रेनफॉल के ड्यूरिंग वाटर के साथ मिक्स हो जाता है या कंबाइन हो जाता है, तब यहाँ से कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है। जब भी वाटर जमीन पे आके गिरता है तब क्या हो जाएगा, ये जो कार्बोनिक एसिड का कंटेंट होता है वाटर में वो रॉक्स पे एक्ट होगा और रॉक्स जो है उसको डिसॉल्व करेगा, बिकॉज ये वीक एसिड है। ये रॉक्स को डिसॉल्व करेगा। रॉक्स में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो क्या हो जाएंगे, रॉक को ब्रेक करने के बाद या रॉक डिसॉल्व होने के बाद वो आयंस रॉक से रिलीज हो जाएगी। रिलीज होने के बाद वो क्या करते हैं, वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या प्रोसेस चल रही है, रेनफॉल हो रहा है। एटमॉस्फेयर वाला CO2 रेनफॉल के साथ उस वाटर के साथ कंबाइन हो रहा है, कार्बोनिक एसिड बन रहा है, और उस एसिड वाला रेन रॉक पे आके गिर रहा है, और उसकी वजह से इस रॉक का ब्रेक डाउन हुआ है। ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ से बहुत सारे आयंस रिलीज हो गए हैं और ये वाटर के साथ मिक्स हो गए हैं। तब आगे क्या होता है, ये जो वाटर है वो फ्लो होता है और अपने साथ उस आयन को भी लेके जाता है। कहाँ तक जाएगा, जब तक ओशन नहीं आता, क्योंकि हर एक रिवर आखिर में जाके ओशन को ही मिलती है। तब ये सारे आयंस वाटर के साथ ओशन में आ जाएंगे। ओशन में आने के बाद रॉक्स में जो कैल्शियम आयन होता है, कैल्शियम आयन मोस्टली यहाँ पे मेजर रोल प्ले करता है। तो ये कैल्शियम आयन ओशन में आने के बाद बाइकार्बोनेट आयन के साथ कंबाइन होता है, बिकॉज ओशन में बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट होता है। तो कैल्शियम जब भी बाइकार्बोनेट आयन के साथ कंबाइन हो जाएगा तो वहां पे बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लाइमस्टोन कहते हैं। और ये लाइमस्टोन का क्या रोल होता है, जो भी सी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बायोवॉल्स हो या शेल्स हो, जो शेल्स होते हैं सी के ऑर्गेनिज्म के, तो उनका जो सेल फॉर्मेशन होता है वो लाइमस्टोन की वजह से होता है। मतलब वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट होता है। हार्ड वाले शेल जो होते हैं ना, वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट से बनते हैं, जिसे हम लाइमस्टोन कहते हैं। इसके अलावा सी में जो भी कोरल रीफ्स होते हैं वो भी कैल्शियम कार्बोनेट से बनते हैं। तो वहां पे भी कुछ ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो इसका रोल होता है प्रोटेक्शन के लिए। ओके, देन नेक्स्ट क्या होता है, वहां पे तो कैल्शियम आके सी वाटर में बाइकार्बोनेट के साथ मिल गया, कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया, जिसको यूज करके जो ऑर्गेनिज्म है सी में वो क्या करते हैं, खुद का प्रोटेक्शन करते हैं। लेकिन कुछ देर बाद या कुछ सालों बाद या कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो है, सपोज ये बायोवॉल से, ये बायोवॉल क्या हो गया, डेड हो गया, उसके अंदर का शेल के अंदर का ऑर्गेनिज्म डेड हो गया।
डेड होने के बाद क्या होता है, ये जो खाली सेल्स है, एम्प्टी सेल्स क्या हो जाएंगे, सी के बॉटम में वहां पे स्टोर हो जाएगी फॉर द लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन। क्योंकि अदर जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, खुद का सेल बनाते हैं, अदर का सेल यूज नहीं करते। तो यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएंगे तो उनका जो सेल है वो सी के बॉटम में स्टोर हो जाएगा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। कुछ समय बाद क्या होता है, ये जो सेल्स पड़े हैं सी के बॉटम में वो क्या हो जाएंगे, अर्थ के अंदर चले जाएंगे। कैसे जाते हैं अर्थ के अंदर, हमारी जो अर्थ है वो हमेशा के लिए स्टेबल नहीं होती है। उसका जो क्रस्ट है, आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है जिसे हम अर्थ क्रस्ट कहते हैं, वो स्टेबल नहीं होता, ये बहुत ही स्लो मोशन से मूव होता है। इसके अंदर बहुत सारी रिएक्शन शुरू होती है। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ने की वजह से ये जो मूवमेंट होती है अर्थ क्रस्ट की वो कम या ज्यादा होती रहती है। तब क्या होता है, यहाँ पे हमने देखा कि ऑर्गेनिज्म जो डेड हो गए उनके सेल्स सी के बॉटम में आ गए हैं। बॉटम में यहाँ पे क्या होगा, लास्ट में अर्थ क्रस्ट ही होगा। यहाँ पे होता है वाटर, लास्ट में क्या होगा, डीप वाटर में बॉटम में सैंड होती है, मतलब वहाँ पे अर्थ क्रस्ट होता है। तब क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट जब होती है, टेक्टोनिक प्लेट में जो अर्थ क्रस्ट की प्लेट होती है या पूरा सरफेस होता है अर्थ क्रस्ट का, यहाँ पे कुछ प्लेट्स होती है। प्लेट मतलब जो थोड़ा पार्ट है अर्थ क्रस्ट का वो क्या होता है, मूव करता है वर्टिकली या हॉरिजेंटली। जब भी ये मूव करते हैं तो वहां पे डीप ऐसी डिप्रेशन फॉर्म हो जाएगा, और डिप्रेशन फॉर्म होने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो सेल्स वहां पे प्रेजेंट थे वो अर्थ के अंदर जाएंगे। जब भी ये अर्थ के अंदर जाएंगे तो ये कहाँ पे पहुंचेंगे, अर्थ के सेंटर तक। सेंटर में बहुत सारे आयंस होते हैं, बहुत सारे यहाँ पे एनर्जी वाले कंपाउंड होते हैं, जिससे क्या होता है, अर्थ का जो टेम्परेचर होता है, कोर टेम्परेचर, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो ये जो सेल्स थे वो कैसे थे, कैल्शियम कार्बोनेट के बने थे। जब भी ये अर्थ के पेट में चले जाएंगे तब वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या कर देगा, इस स्टोन को, लाइमस्टोन को मेल्ट कर देगा, पिघल देगा पूरी तरह से। और पिघलने के बाद यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा ही हाई होता है, तो ये जो लाइमस्टोन है वो पूरी तरह से वहां पे पिघल जाएगी, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट वहां पे मेल्ट हो जाएगा। और क्या होता है आगे, तो हमेशा वो वहां पे नहीं रहता। जब भी टाइम आएगा या अर्थ क्रस्ट में या अर्थ के जो मैंटल होता है, सेंटर वाला हिस्सा, उसमें बहुत सारी रिएक्शंस होती है, हीट बढ़ जाता है, और हीट बढ़ने के कारण क्या होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है। जब भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो वहां से लावा निकल आता है, साथ में बहुत सारे अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर आती है। तो डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये है क्लाउड्स। जब भी हमने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल देखा, मतलब वाटर का साइकिल देखा, तो हमने देखा था प्रेसिपिटेशन होता है, कलेक्शन होता है, किस तरह से सारी मूवमेंट होती है वाटर की। तो यहाँ पे जो क्लाउड से रेनफॉल हो रहा है, और ये जो एटमॉस्फेरिक CO2 है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके यहाँ पे कार्बोनिक एसिड बन रहा है। कार्बोनिक एसिड नीचे आके यहाँ पे सरफेस पे गिरेगा। यहाँ पे एक स्टोन है, स्टोन पे गिर रहा है सपोज, तो ये स्टोन ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद उसमें से बहुत सारे आयंस रिलीज हो जाएंगे। रिलीज होने के बाद इस वाटर फ्लो के साथ वो आयंस कहाँ आएंगे, सी में आ जाएगी, मतलब ओशन में आ जाएगी। ओशन में आने के बाद यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट आयन है उसके साथ ये आयन क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। और कंबाइन होने के बाद ये यहाँ पे क्या करता है, लाइमस्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जो कि
ऑर्गेनिज्म उनके शेल बनाने में यूज करते हैं। तब क्या हो जाएगा, सी ऑर्गेनिज्म जब डेड हो जाएंगे तो ये जो सेल्स है वो सी के बॉटम में स्टेबल हो जाएगी फॉर दी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। तब क्या होगा, वोल्केनिक वो जो प्लेट्स होती है, अर्थ क्रस्ट होता है, उनकी जब भी मूवमेंट होती है तब वहां पे क्या हो जाएगा, ये जो सेल है वो अर्थ के पेट में चला जाएगा, मतलब अर्थ के सेंटर में जाएगा। और अर्थ के सेंटर में हमेशा ही टेम्परेचर हाई होता है, वहां जाके कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व हो जाएगा। और डिसॉल्व होने के बाद कई सालों बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो अर्थ के जो पेट में जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और कभी ना कभी ये जो टेम्परेचर है इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वॉल्केनिक इरप्शन हो जाएगा। मतलब वॉल्केनिक इरप्शन जब भी होता है तब यहाँ पे लावा बाहर आता है, साथ में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है फिर से यहाँ पे कहाँ आ जाएगा, एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आया था, मतलब यहाँ से कार्बन आया था और फिर से यहीं पे आ गया है। और ये जो साइकिल है वो ऐसे ही शुरू रहती है हमेशा के लिए। तो ये था जियोलॉजिकल कार्बन साइकिल। तो जियोलॉजिकल कार्बन साइकिल में और एक पार्ट होता है, तब क्या होता है, तो हमने देखा था कल के लेक्चर में जियोलॉजिकल कार्बन बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल में क्या होता है। ये जो पेड़ है ये प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो कुछ कारण या वोल्केनिक इरप्शन के कारण अगर ये बरीड हो जाते हैं सॉइल के अंदर या रॉक्स के अंदर, अर्थ क्रस्ट में क्या हो जाएंगे, बरीड हो जाएंगे। और बरीड होने के बाद उनका डीके होता है। और डीके होने में क्या होता है, जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का डीके होता है तब वहां से हाई अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है जो कि एटमॉस्फेयर में जाता है। तो इस तरह से पूरी जो जियोलॉजिकल कार्बन साइकिल है ये दो हिस्से में चलती है। एक जो इस तरह से कार्बन सर्कुलेट होता है और दूसरा है जो इस तरह से कार्बन क्या होता है, सर्कुलेट हो, ये साइकिल चलती रहती है। तो फ्रेंड्स ये था जियोलॉजिकल कार्बन साइकिल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।